तरीके से शोषण किया जा रहा है, किसान भी मार दिया, उसकी फसल सही ढंग से बिकी नहीं, कुछ मौसम ने की खराबी की वजह से खराबी आई और कुछ सरकार की नीयत और नीति की वजह से। अब भी उठान नहीं हो रहा है। उठान के अंदर भी जो माल उठाना है, जिन्होंने खरीदा है, जिम्मेदारी तो उनकी है, लेकिन सारे का सारा बोझ आड़ती अपने वहाँ लेके बैठे। कहीं लेबर नहीं है, माल उतर नहीं रहा है, कहीं पे उतारने वाले जो हैं वो कहते हैं भाई ये तो गेहूँ भीग गई, अब भाई ये तो अगर आपकी व्यवस्था ठीक होती तो ये भगवान ने बरसात करके भिगोई है, किसी ने जानबूझ के उसमें पानी थोड़ी डाला है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसका जो नुकसान है वो सरकार को सहन करना पड़ेगा, ना आड़ती सहन कर सकता है, किसान की तो बिकी गई। और इसके बीच में मेरे ख्याल में भ्रष्टाचार जो है वो भी एक माध्यम है जो इसकी परेशानी का कारण है। सर, कोरोना मामले बढ़ ही रहे हैं और साथ ही जो है सरकार की तरफ से जो छूट देने की बात है, राहत पैकेज देने की बात है, वो भी उस तरीके से नहीं आ पा रहे। नहीं, राहत पैकेज तो इस सरकार से मैं उम्मीद भी नहीं करता, क्योंकि ये सरकार जो है ये राहत पैकेज देने के मूड में नहीं है, ये तो लोगों से मांग रही है। मेरे को जितने भी कर्मचारी मिले, आज 8 तारीख होगी, अभी तक उनको तनख्वाह नहीं मिली। अभी तक लोगों को किसी तरह का कोई साधन, किसी को आपको पैसे मिले, जिनको डिपू में राशन मिलता है वो भी दुखी हैं, डिपू वाले भी दुखी हैं। सुखी कौन है? जो उनके ऊपर अफसर लगे हुए हैं या जो माल सप्लाई करवा रहे हैं या कर रहे हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं। आपने देखा अम्बाड़ा के अंदर शराब के ठेके खाली थे और खुद होम मिनिस्टर कह रहा है कि बिना पुलिस और एक्साइज के अफसरों के मिले ये काम हो नहीं सकता। लॉकडाउन में माल भी क्या है? गेहूं की खरीद को लेकर खरीद सेंटर बनाए थे, वो क्या किया सर, जो अधिकारियों ने काफी नीचे में बना दिए ना, तो एसडीएम ने जायजा लिया सर। मैंने कल भी इस पे वीडियो डाली थी जी कि बहुत सारे शैलरों में इधर उधर कच्ची जगह पे, जैसे हमारे यहाँ जीवन चांदना जी कॉलेज में बनाया, ये स्कूल में कच्ची जगह पे बना दिया। तो जब कच्ची जगह पे आपने परचेज सेंटर बनाया तो नुकसान के जिम्मेदार भी आप ही हो जिन्होंने ये फैसला किया, वरना परचेज सेंटर कच्ची जगह पे होते हैं। सारी मंडियां तो खाली पड़ी है और उसके अंदर तो रखा नहीं, वहाँ बना दिया। और अब मतलब जो है दुखी जो है वो आड़ती हो रही या किसान हो रहे, और मतलब दाने उठाने और उतारने की भी रिश्वत ली जा रही है। दूसरा क्या है, किसी भी परचेज सेंटर पे कोई चौकीदार नहीं, पीने का पानी नहीं, कुछ नहीं है जी। आड़तियों से ज्यादा परेशानी बढ़ गई है, पैरा खुद दे रहे हैं सर वो। देखो भाई, ये सरकार बहुत अच्छी है, सरकार जनता के भले के लिए काम कर रही है और वो चाहती है कि ना पानी पियो, लेकिन सैनिटाइज करने के लिए, हाथ धोने के लिए कितनी बार हाथ धो दिन में? अरे जब पीने का पानी नहीं है तो हाथ किससे धोएंगे? ये सरकार जो है ये जुमलेबाजी की सरकार है, और प्रशासन जो है उसमें जो एक आधा अच्छा अफसर है मेरे ख्याल में उसकी कोई सुनता नहीं, या भ्रष्ट अफसरों की सुनवाई है। आप असंध में देख लो, करनाल में जो सिस्टम है वो संध में फॉलो नहीं है। असंध तो मेरे को लगता है कि हरियाणा में है ही। एक सरकार ने सर ऑनलाइन जो खरीद का बताया था, जो किसान को रजिस्ट्रेशन करना है, किसानों ने वो भी कर लिया, फसल भी बिक गई सर। आड़तियों को सर मेरे ख्याल में आज पहली पेमेंट आई है, जो शुरू के 2 दिन की है, तो इनका 72 घंटे का आश्वासन था, 72 घंटे में पेमेंट मिलेगी। कुछ भी नहीं है इस बार तो सरकार ने जानबूझ के ये लेट किया है। और मैंने पहले भी कहा था ये सरकार की नीयत और नीति है कि किसी भी तरीके से किसान को और मध्यम वर्ग को इतना प्रताड़ित कर दो कि वो इतना डर जाए कि वो सरकार के खिलाफ बोले ना। किसान को सैनिटाइजेशन की बजाय स्टरलाइजेशन किया है। जीरी भी नहीं कर दिया, और अभी तो जीरी लगाने का जो अगला टाइम है, जून में जीरी लगनी है, जब ये लेबर सारी वापस चली जाएगी, जो प्रवासी मजदूर यहाँ दुखी हो रहे हैं। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम उनको भेज रहे हैं, जिनकी मेरे ख्याल में कोई सिफारिश आ जाती है उनको तो यूपी भेज दिया। अभी भी बहुत सारे लोग हैं, यूपी भेजने में कितनी दूर है, भेजना चाहिए। एक सरकार ने आदेश जारी किया सर, 8 ब्लॉक में धान लगाई जाएगी, जिसमें हमारा संघ भी शामिल है।
देखो ये भी एक जाति है, और शायद ये असंध का नाम मैंने डिप्टी डायरेक्टर डी एग्रीकल्चर से पूछा है कि मेरे को कारण बताओ कि कौन सी ऐसी आपने इंस्पेक्शन की, कौन सी ऐसी स्टडी है जिसके बेस पे असंध को ब्लॉक स्पॉट बनाया गया है। असंध का जो आधा एरिया है, जो जींद की साइड का एरिया है, वहाँ तो वैसे ही पानी खारा है, वहाँ तो नीचे पानी नहीं है। तो आपको ये एज ए होल ब्लॉक ये कैसे आ गया? और बाकी ब्लॉक जहाँ पे ज़्यादा जीरी होती है, जहाँ पे ज़्यादा पानी की खपत है, वो एरिया छोड़ दिया गया है। हो सकता है कि यहाँ के लोगों ने कांग्रेस को वोट दे के गलती करी है, इसलिए उसकी भी सजा हो सकती है। तो क्या ये राजनीतिक द्वेष है? मेरे हिसाब से हो सकता है। इसके साथ एक और फरमान जारी कर दिया सर, जो पंचायत जमीन की बोली होती है ना, इस बार बोली नहीं होगी, जो पुराना ठेकेदार होगा 5% बढ़ा के उसी को दी जाएगी। अरे अगर ये फैसला नहीं हुआ, मैं तो इस बात के, पहली बात तो मैं पूरी तरह से निंदा भी करता हूँ और खिलाफ भी हूँ इस पॉलिसी की। ये पॉलिसी ही किसान विरोधी है। रही पंचायत की जमीन की बात, 5% ज़्यादा पे कौन लेगा? जब जीरी नहीं लगेगी तो मक्का और बाजरा बोने के लिए कोई महंगी लेगा? कोई नहीं लेगा। हाँ, सरकार में अगर हिम्मत है और वो चाहती है कि हमने बचाव करना है पानी का, तो वो सामने आए, मक्का की फसल और जीरी की फसल के बीच का जो प्रॉफिट में कमी है, वो किसान को उतने पैसे दे, हो 20,000 हो, 30,000 हो, 40,000 हो, जितना भी हो, अगर उसकी भरपाई सरकार करे, वरना तो आधे रेट पे भी ये ठेके पे नहीं लेगा कोई। आप चढ़ा के दिखा दिए। विधायक जी, ऐसा भी सुनने में आ रहा है, आरोप लग रहा है कि पंचायतें, जो सरपंच हैं, पंचायतें हैं, वो दबाव में अपने जो गांव का फंड है वो कोरोना रिलीफ फंड में दे रही है, और लोगों का कहना है इसमें ग्राम सभा नहीं बुलाएगी, जिसकी वजह से जो सारा फंड वहाँ चला गया, विकास प्रभावित होगा। देखो, ये तो सरकार की गलत नीति की वजह से, जब सरकार ने ये फैसला कर दिया कि भाई पंचायतों में डेवलपमेंट के लिए पैसा है, जिस गांव की पंचायत की जमीन एक्वायर हुई है और उनको पैसा मिला है, उसको अगर सरकार ऐसे टाइम में उनसे छीन रही है, तो ये बहुत बड़ी मतलब जो है भेदभाव है उन लोगों के साथ जो उन गांव में रहते हैं, जिनकी पंचायत की जमीन चली गई। लोगों की जमीन के हिस्से की जमीन काट के पंचायत की जमीन बनती है, तो लोगों की पर्सनल जमीन है, उसमें से पंचायती जमीन बनाई गई है। वो सरकार ने वो एफडीआं तोड़वाने का फैसला कर रही है। ऐसे जो फैसले हैं, वही तो मैं कह रहा हूं कि जनहित के फेवर में ये सरकार फैसला कर ही नहीं सकती। ये तो निरंकुश सरकार है और ये वेलफेयर स्टेट रही नहीं, ये अब एक स्टेट होगी। स्टेट का मतलब होता है राजा, एक राजा की तरह काम कर रही है। डेमोक्रेसी और देश का संविधान जो है इस टाइम महामारी की आड़ में जो ये इमरजेंसी है, इसमें खत्म हो चुका है। प्रवासी मजदूरों के लिए सहायता के लिए आप द्वारा नंबर जारी हमने जारी किया है। कांग्रेस का आदेश है, कोई भी प्रवासी मजदूर अगर सरकार उसको मतलब भेजने में सक्षम नहीं होगी और वो हमारे को अप्रोच करेगा, तो हम उसके किराए का और उसके वहाँ तक जाने के खाने पीने का इंतजाम करके देंगे। एक बात मैं अपनी तरफ से कह देता हूँ, हर रोज ये जितनी भी स्टेट है, चाहे वो राजस्थान है, जितनी भी बीजेपी की जहाँ सरकार नहीं है, वो पैसे के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे खड़ी है। मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं कि मोदी जी बहुत ईमानदार आदमी है, मेरे को लगता नहीं। अगर उन्होंने पीएम केयर बनाया तो उसकी फाउंडेशन ही बेईमानी पे रखी हुई है। अगर वो ईमानदार हैं तो कंप्यूटर में एक ऐसा सॉफ्टवेयर क्यों नहीं डाल देते कि जो जीएसटी आती है स्टेट के हिस्से की स्टेट के खाते में जाए और सेंटर की सेंटर में रह जाए। भीख मांगनी क्यों पड़े स्टेट? ऐसा कोई इंतजाम करना चाहिए सरकार को। आजकल तो कंप्यूटर का जमाना है, ऑनलाइन पैसा आता है सारा, तो ऑनलाइन में तो एक बटन ही दबाना है। जो सरकार के हिस्से का पैसा है स्टेट का, वो सीधा स्टेट, जो भी स्टेट हो, चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो चाहे किसी की, उनके खाते में जाए, और जो सेंटर का हिस्सा है वो सेंटर के खाते में जाए। अपने आप द्वेष खत्म हो जाएगा। लेकिन अपना दबदबा, अपना जूथ जो है उसको कायम रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज करने के लिए ये सारा सिस्टम अपने अंडर रखती है, और यहाँ पे स्टेट में जनता की भलाई के लिए भीख मांगनी पड़ रही है मुख्यमंत्री। विधायक जी, ये भारतीय जनता पार्टी ने स्वामीनाथन योग का किया था, 6 साल हो गए, आप विपक्ष में हो तो विपक्ष अच्छी तरह जिम्मेवारी नहीं निभा रहा।
इसकी क्यों नहीं आवाज उठा रहा? दिल्ली के अंदर आपके कणक का केजरीवाल ने 26 से 16 रुपए क्विंटल दिया है और हमारे यहाँ पे 1935 रुपए है। उसने स्वामीनाथन आयोग को लागू कर दिया है। आप इसमें क्यों नहीं, आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी इसमें शो कर रही है भी जिम्मेदारों का उत्थान हो? आपको पता है कि जिम्मेदारों का बहुत बुरा हाल है, अब उसको कोई बचत नहीं है। आप क्या कहेंगे? स्वामीनाथन की आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको लागू करने के लिए बीजेपी ने 2014 में वादा किया था। उसके बाद बीजेपी ने कोई वादा पूरा किया ही नहीं। एक वादा थोड़ी, वो तो कहते भाई ये तो जुमला था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट बीजेपी के राज में कभी लागू नहीं हो सकती, क्योंकि जो सरकार की सोच, जिसका किसान विरोधी रवैया जग जाहिर है, उससे आप ये उम्मीद करते हो कि वो किसान के भले का काम करेगी, गरीब के भले का काम करेगी। ये तो अब सोनिया जी ने जो चिट्ठी लिखी कि हम इन प्रवासी लोगों का किराया देंगे, इनके खाने पीने का इंतजाम करेंगे, उसके बाद सरकार ने पलटी खाई है। उससे पहले तो इतना संवेदनहीन मसला मैंने कभी देखा ही नहीं कि गरीब लोग पिट रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज बेचारी बच्चे उठा के पैदल चल रही हैं। इस सरकार में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। एक तरफ हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं और एक तरफ हमारे बच्चे भूखे तसाए सड़कों पे घूम रहे हैं, उनको घर तक छोड़ने की हमारे पास व्यवस्था नहीं है। विश्व गुरु कब बनेंगे हम? ठीक है। तो आपके हल्के में अभी तक रेडी वालों का मतलब काफी विरोध हो रहा है कि विरोध कर रहे हैं कि उनको रेडी नहीं लगाने दी जा रही, इसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे क्या रहेगा? देखो, मैंने डीसी साहब से ये बात की थी और डीसी साहब ने कहा था कि जैसे करनाल में हम रोटेशन सिस्टम पे चला रहे हैं, असंध में भी चलेगा। और मेरे को लगता है कि डीसी साहब ने पूरी कोशिश की होगी। मेरी दोबारा भी बात हुई तो उन्होंने कहा मैं कर रहा हूं, लेकिन मेरे को लगता है संध, मैंने कहा ना आपको, हरियाणा में नहीं है। संध का प्रशासन जो है वो अपनी मनमर्जी करता है और यहाँ शायद मैं कहता हूं भाई असंध की जनता ने मेरे को चुन लिया, शायद ये उसी की सजा हो। विधायक साहब, एक पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी पेट्रोल और डीजल पे रेट तो बढ़ाए, पहले वैट बढ़ाया 1 रुपया और 1 रुपया 10 पैसे, अब 13 रुपये एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के खजाने में जाएगी। रेट नहीं घटेगा क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से ये रेट घटना चाहिए था। और मैं आपको एक और बहुत बड़ी बात बता देता हूं, अच्छी तरह जोर से दिखाना और लिखना कि जिस गवर्नमेंट ने, बीजेपी की गवर्नमेंट ने आज से 4 साल पहले डेली प्राइस चेंज का फार्मूला लिया के जबरदस्ती हिंदुस्तान में लागू किया था, वो बहुत बड़ा स्कैम है जिसमें अरबों रुपए का घोटाला हुआ है। उसकी सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराई जानी चाहिए कि वो डीपीसी आज लागू क्यों नहीं है जब रेट डाउन आ रहे हैं। जब रेट बढ़ रहे थे तो सरकार को या कुछ चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, प्राइवेट लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए डीपीसी लागू थी। जब आज रेट डाउन आए तो वो डीपीसी कहां गई? तो जिन लोगों ने वो पॉलिसी बनाई थी उन लोगों ने ये स्कैम किया है, देश की जनता के साथ धोखा किया है। तो मैं कहा अगर मोदी जी ईमानदार हैं तो मोदी जी को इसकी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करानी चाहिए। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हर पंप वाला आज भी एक बच्चा उसने नहीं हटाया अपने पंप से। हम उनको तनख्वाह भी दे रहे हैं, हम उनको रोटी रोजी का इंतजाम भी कर रहे हैं, जबकि 20% भी सेल नहीं बची है किसी पंप पे पूरे हिंदुस्तान में। हर पंप पे 2 लाख के करीब एवरेज घाटा हर महीने हो रहा है। और जो बाकी के खर्चे हैं उसके घर के, वो दूसरे उनको मारने के लिए अगर ये पेट्रोल पंपों की चेन जो है ना वो खत्म हो गई तो फिर ये सिस्टम भी कोलैप्स हो जाएगा। इसकी जिम्मेदारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और जितनी भी ऑयल कंपनियां हैं जो भारत सरकार की, उनकी होगी, उसमें बैठे हुए करप्ट अफसरों की होगी। विधायक जी सवाल हो रहा है, जैसे ओड इवन किया गया है, ओड इवन से तो भीड़ ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि गाँव से निकल के दुकानें कम खुलेगी और दुकानें कम खुलेगी। सर इसके साथ देखो, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि ग्राहक तो सर गाँव से निकल के उतने भाई, अगर कुछ दुकानें खुलती हैं तो फिर
चंद लोगों की दुकान खुलती है तो कुछ लोगों की दुकानें बंद रहती है, दिक्कत आती है। ऑड इवन में कम से कम सबको, चाहे एक दिन छोड़ के एक दिन काम मिलेगा, काम तो सबको मिलेगा। नहीं, अगर दुकानों का समय भी ऐसा बढ़ा दिया जाए, बल्कि उससे लोगों का भीड़ और कम हो जाए। अभी धीरे धीरे ये बढ़ेगा। थोड़ा सा जनता को देखो, लॉकडाउन का जो मकसद हाँ है, जी। जो गलत बात है मैं उसका विरोध भी कर रहा हूँ, जी। लेकिन जो ठीक बात है, लॉकडाउन का मतलब हम जो हिंदुस्तानी है ना, हाँ जी, हाँ जी, हम समझे ही नहीं। हाँ जी, हम समझ रहे हैं कि ये हमारे ऊपर थोपया जा रहा है, लेकिन ये हमारे फायदे की बात है और हमारे को इसको सरकार की तरफ से थोपा हुआ ना मान के ये मान के चलना चाहिए कि ये हमारे पर्सनल हित में है। इसको लागू करना हमारा अपना पर्सनल बेनिफिट है। इसमें हम कोई सरकार के साथ नहीं है, मतलब कोई सरकार पे एहसान नहीं कर रहे हैं, हम देश के साथ हैं। जैसे कुछ व्यापारियों से हमारी बात हुई थी सर, वो कह रहे हैं कि कम दुकानें खुलेंगी, ग्राहक उतने आएंगे असल के अंदर, उससे हर दुकान पे ज्यादा लोग जाएंगे, बल्कि हर बढ़ जाएंगे। दुकानदार के जब पड़ोस वाली दुकान खुलती है ना, हाँ जी। दिल करता है। मैं कहता हूँ पहले चंद दुकानें खुली हुई थी 5-7, हाँ जी, अगर आज आधी आधी करके रोज एक दिन छोड़ के एक दिन खुल रही हाँ हैं, जी। तो दुकानदारों को खुश होना चाहिए। अगर ये सोशल डिस्टेंसिंग सही ढंग से लागू होगी, हो सकता 17 तारीख के बाद सारी सारे खुल जाए। ठीक है। सर इन्होंने ऑड जैसे इवन तो शराब कर के दिया। ठेके खोल दिए, विधायक जी एक सोशल डिस्टेंसिंग जो टोटल खत्म हो चुकी है, लेकिन रेडी वाले गरीब आदमियों को लाइसेंस नहीं दिया जाता। उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने नकली लोगों को लाइसेंस दिया और बाद में रद्द किया, उसकी जांच होनी चाहिए। और जिन्होंने लाइसेंस इशू किया उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए इस महामारी के एक्ट के तहत कि किस पावर के साथ किया उन्होंने। विधायक जी 40-45 दिन से लोग अपने घरों के अंदर हैं और लोगों के भारी भरकम बिल आ रहे हैं, जो कि सरकार ने ऐलान किया था कि 2 से 3 महीने कोई बिल नहीं भरना। लेकिन देखो, मैं तो इसमें पहले भी कह चुका हूं और आज फिर कह रहा हूं कि आम लोग हैं, जिसमें गरीब भी है और मध्यम वर्ग भी है, 3 महीने का सबका घर का बिजली का बिल सरकार को माफ करना चाहिए। अगर ये वेलफेयर स्टेट है, ये गवर्नमेंट अगर जनता के फेवर में है, क्योंकि जब कोई कमाई ही नहीं हो रही तो बिजली का बिल कहां से भरेंगे। ऐसे ही रोचक व महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए व सुनने के लिए भारत मनी इंडिया से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।